अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान का हाज़िर खिदमत है। आज हम हैं कराची यूनिवर्सिटी में और यहाँ पे स्टूडेंट वीक बनाया जा रहा है। तो इस सिलसिले में हम भी यहाँ पर आए हैं और मुख्तलिफ जो तलबा तंजीमें हैं, इवेंट्स जो हैं यहाँ पर हो रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त सेलिब्रेशन हो रही है। हम भी इस वक्त जो मौजूद हैं वो इस्लामी जमीयत तलबा ने जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है उसमें हम हैं और मेन पंडाल में बैठे हुए हैं। चारों तरफ मैं देख रहा हूँ कि कराची यूनिवर्सिटी की जो तारीख़ी जगह हैं वो मेरे इर्द गिर्द नज़र आ रही हैं। और हम एक आर्ट लॉबी में इस वक्त मौजूद हैं। 3 डिफरेंट सियासी जमातों से लोग मौजूद हैं, तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले हमारे साथ एडवाइज़र टू सीएम सिंध जनाब नजमी आलम साहब मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं सर। सीनियर पॉलिटिशियन हैं, कराची की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी, लीडरशिप भी आपके पास माजी में भी रही है, आज भी मौजूद है और ह्यूमन सेटलमेंट डिपार्टमेंट आपके अंडर आता है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद फ़ारूक साहब। आप जो हैं वो मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं, जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट करते हैं और भरपूर आवाज़ उठाते हैं उनकी जानिब से। हमारे साथ मौजूद हैं रेहान बंदूकला साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ एक बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट मौजूद हैं फैज़ुल्लाह साहब, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। तो नजमी आलम साहब, कराची यूनिवर्सिटी तक आते आते हम सब जो हैं वो यूनिवर्सिटी रोड से गुजरते हुए आए हैं। बिल्कुल आए। और हम जो है वो रेड लाइन जो बन रही है, जिस पे आपने देखा होगा हमने बहुत आवाज़ें उठाई कि भाई पहली बात तो हम कभी ख्वाब देखते थे कि कराची में ट्रेन चलेगी और एक मास ट्रांजिट सिस्टम होगा। माजी में पिछले 30 सालों में मौके भी मिले, बहुत सारी इंटरनेशनल ऑफर्स भी आई और जिस मुल्क की और जिस शहर की आबादी ज़्यादा होती है तो उसमें कुछ चीज़ें बनना मुश्किल होती ही नहीं, क्योंकि अवाम खुद उसके पैसे निकाल देते हैं। लेकिन हमारी हुकूमतों की नाअहलियाँ रही हैं कि वो प्रैक्टिकल नहीं हो सकी चीज़ें। और वो जो ख्वाब है कि जनाब यहाँ पहले एक सर्कुलर रेलवे चलती थी और अब बुलेट ट्रेन चलनी चाहिए थी शहर में, और 30 साल पहले से चलनी चाहिए थी या 20 साल पहले चलनी चाहिए थी, वो ख्वाब तो पूरा नहीं हो सका। लेकिन अब ये कि बसें चलने के लिए ये जो रेड लाइन ग्रीन लाइन बन रही है, और अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू भी होता है तो उसकी असल कीमत आवाम देते हैं। जो पेट्रोल लगता है वो भी इम्पोर्टेड, जो आवाम जिस तकलीफ में आते हैं, जो इर्द गिर्द की सड़कों का हाल होता है, जो मिसमैनेजमेंट होती है, एक प्रोजेक्ट जो कि 1 साल 1.5 साल में 2 साल में हो जाना चाहिए, वही प्रोजेक्ट जो है वो 6-6 साल 7-7 साल लग जाते हैं। और असल कीमत जो है वो हुकूमत भी देती है क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाती है और आवाम भी देती है। तो सर ये जो प्रोजेक्ट है इसमें मुझे सबसे ज़्यादा सवाल जो मेरे पास आए, हमने 2 दिन के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया था कि कराची मुतालिक आप सवाल करें, तो यहाँ के स्टूडेंट ने मुझे सबसे ज़्यादा सवाल हमारे पास ये रेड लाइन के यहाँ है, इस पर आप क्या कहें? हाँ, रेड लाइन मनसूबा बिल्कुल डिले हुआ है, इसमें कोई डिबेट की बात नहीं, सबको पता है जी। इसको फिर स्पीड अप होना चाहिए और यही बात हम हमेशा कैबिनेट मीटिंग में भी उठाते हैं। वैसे मेरा अपना सर ज़ाती उठाते हैं क्या, मतलब आप तो हुकूमत हैं, नहीं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 17 साल से बरसर इक़्तिदार है, आपने तो आवाज़ नहीं उठानी, आपने तो इम्प्लीमेंट करना है, आप तो जिम्मेदार हैं। आप तो मतलब जैसे कहते हैं कोई तबाही हुई है ना, तो जो तबाही को जो संभालने वाला है, अगर वो तबाही उसने मेरी बात तो मुझे अच्छा, चले। दो जाफर। हाँ, 17 साल से सिंध के लोग हमें मैंडेट दे रहे हैं और मेरे मतलब बताने का मतलब ये कि जब हम डिस्कशन होता है तो हम जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई या कुछ होती है तो उसमें हम बात करते हैं कि इसको, मेरा अपना ख्याल ये है कि इस प्रोजेक्ट में खराबी है, इसको एलिवेटेड होना चाहिए था, इसको ज़मीन पे नहीं होना चाहिए। जिसने भी सर एलिवेटेड भी होता तो बनता तो ज़मीन के ऊपर ही ना, और फिर वही 7-8 साल लग रहे होते। एलिवेटेड इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो मैं देख रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी रोड तंग हो गई। मैं इस यूनिवर्सिटी रोड पे मेरी राइश रही है जी जी। एक ज़माने में गैलेंट समिट में, तो ये यूनिवर्सिटी रोड इसके बाद रोड की साइड पे तंग हुई और हमारे पास इस तरफ आबादी बढ़ रही है मुस्तकिल बुनियाद पर, तो पूरा से आगे और ये इसको एलिवेटेड होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त की जो भी प्लानिंग थी, और मैं मानता हूँ कि ये बहुत डिले हो गया है, इसको जल्दी करना चाहिए। अच्छा, ये वो प्रोजेक्ट है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अच्छे काम भी अगर कहीं कुछ कर रही है, अगर जैसे गिनवाए जाते हैं, अगर उन सबको मान भी लिया जाए तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो रेड लाइन बन जाते हैं, यानी रेड लाइन प्रोजेक्ट भी हुकूमत के लिए रेड लाइन बन जाता है कि जनाब ये देखें, वो गिनवाते हैं यार, ये देखें ये नाअहली है, ये देखें ये नाअहली है, ये देखें ये नाअहली है। तो वो अच्छे काम भी अगर कहीं कुछ कर रहे हैं आप, जैसे हेल्थ सेक्टर में है या कहीं कुछ सड़कें बन रही है या कुछ और है, वो सब भी जो है वो बेकार हो जाता है चंद प्रोजेक्ट की वजह से। प्रोजेक्ट को लगा के सब पे नहीं कर सकते। अभी आप ये देख लें कि जैसे ये शहर भुट्टो बन रही है, ये तेजी से बन रही है, बेशक उसको इस बारिशों में कहा गया, लेकिन वो जो अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया था वहाँ पे इफेक्ट हुआ था, जो बन चुका है उसको बारिश ने कोई इफेक्ट नहीं किया था।
जो अभी से मट्टी रखी थी आई थी वो बह गई थी, वो बहनी थी क्योंकि थी। अच्छा नजमी यादव साहब, मुझे एक बात बताएं, मुश्किल नहीं हो जाती आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिफेंड करने में? क्यों? कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, मकसद जो प्रोग्रेस है, जो परफॉर्मेंस है कराची के लिहाज से कि अवाम के सामने या इस तरह के हमारे अवामी बुजुर्गों में, सिंध के लोग हमें मैंडेट दे रहे हैं तो ये सिंध में कराची भी है ना, कराची कैपिटल है। मैं कराची है, मैं हाँ। तो अलग नहीं कर रहा, मैं तो सिंध कह रहा हूँ ना। हाँ। कि पूरे प्रोविंस से हमें जब मिलता है मैंडेट 17 साल से नहीं, बार-बार मैंडेट मिलता है, मैं कह रहा हूँ अवामी जगहों पे मुश्किल में तो नहीं फंस जाते आपके लोग जो परफॉर्मेंस पे सवाल करते हैं? हमारी परफॉर्मेंस अगर आप एक चीज़ को पकड़ के देंगे तो शायद उसमें आप गलतियाँ निकाल दें, लेकिन जनरल ओवरऑल परफॉर्मेंस पे जाएंगे तो हेल्थ में जो काम पीपल्स पार्टी ने किया है और इस वक्त भी जो काम हो रहा है, और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अभी फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध गवर्नमेंट को कुछ पैसे दिए, ये तो मुझे कैबिनेट मीटिंग में पता चला। और पैसे क्यों दिए कि आप हमें स्वेड जैसा इदारा पंजाब में बना के दे दें। ये सिंध गवर्नमेंट को क्रेडिट तो है कि फेडरल गवर्नमेंट जहाँ पंजाब में उनकी अपनी गवर्नमेंट है, वो यहाँ सिंध गवर्नमेंट को पैसा SIUT की बात कर रहे हैं। SIUT अच्छा चलिए, ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा। जी फारूक साहब फरमाइए, आप अकलौती आवाज़ हैं जमात इस्लामी की प्रोविंशियल असेंबली में, और कई बार ज़ाहिर बात है हमें आवाज़ उठाते हुए आप नज़र आते हैं, लेकिन अब हुकूमत में भी हैं आप, क्योंकि इस वक्त जो है वो कितने 9 टाउन आपके अंडर आते हैं आई थिंक। जी सर, तो अब तो लोकल गवर्नमेंट का दौर है, सब कुछ टाउन से करना है, अब तो आपके पास ये मौका मौजूद है डिलीवर करने का जनाब, कि जहाँ जहाँ आपके टाउन हैं और उसके अलावा भी आपके जो UC चेयरमैन हैं वो खिदमत अंजाम दें और वो एक डिफरेंस क्रिएट करके दिखाएं कि भाई ये पीपल्स पार्टी ने किया था, ये हमने किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से आपने बहुत सारे सवालात तो पीपल्स पार्टी के बारे में कर दिए हैं इनसे, जो इस शहर का हाल है और कराची के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनमें से एक बड़े प्रोजेक्ट से हम अभी गुज़र के, मैं भी आया हूँ और हमारे एक MPS साहब वो भी वहीं से, बल्कि सभी वहीं से गुज़र के आए होंगे जी। कराची यूनिवर्सिटी पे यूनिवर्सिटी रोड पे जो है वो रेड लाइन, और ये ना निकला जा रहा ना उगला जा रहा है इनसे। आपने सवाल किया जमात इस्लामी के टाउन्स के हवाले से। जमात इस्लामी के टाउन के पास जो जिम्मेदारियां हैं और जो डोमेन है उससे बढ़ के हम अपना उस काम को कर रहे हैं, लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि टाउन की जिम्मेदारियां और ये जो मेयर की जिम्मेदारियां हैं KMC के अलग अलग हैं, डिफरेंस हैं। इसमें वो डोमेन मेयर वाला जो हमारे पास नेमतुल्ला खान साहब के वक्त में था और अब्दुल सत्तार अफगानी साहब के वक्त में था, वो हमारे पास टाउन में नहीं है मौजूद। इल्ज़ामात लगते हैं, ज़ाहिर है ये हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती है कि जमात इस्लामी के पास हमेशा ऐसी अपोजिशन रही है जो बदतरीन दौर के अंदर भी, यानी MQM और जमात इस्लामी का आग और पानी की जैसा ताल्लुक़ था कराची शहर के अंदर, लेकिन वो MQM भी जमात इस्लामी के ऊपर माली करप्शन के इल्ज़ामात नहीं लगाती, अभी भी नहीं लगाती। आप पुरानी वीडियो भी उठा लेंगे, नहीं लगाती। लेकिन ये पता नहीं कैसे मुखालफिन हमें मिले हैं पीपल्स पार्टी के नाम पर, और मेयर जो जिनको इख्तियार नहीं मिला है इस शहर के अंदर, जिनको वोट नहीं मिले, शायद कराची से बदला इसी चीज़ का ले रहे हैं, और जिनको वोट मिला उनके ऊपर इल्ज़ामात करप्शन के लगाते हैं, और सारी दुनिया कह रही है। मैं अपने टाउन, यानी आपके टाउन्स को जो 90 करोड़ मिलते हैं वो आप कहते हैं 70 करोड़ जो वो तनख्वाहों में चले आते हैं, तो वो 20 करोड़ का हिसाब हमने पूरा हिसाब किताब दिया है। हमने 24 घंटे के अंदर, जब इन्होंने बात की थी, हमने 24 घंटे के अंदर पूरा हिसाब किताब दिया है, और खाली ज़बानी कलामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, रिटर्न में दिया है और सहाफ़ियों को दिया है। और उस OZT को मैं अपने जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन की ज़बानी नहीं, मैं पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन की ज़बानी, PTI के टाउन चेयरमैन की ज़बानी, आप वीडियो निकाल लें, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। उनका कहना है कि बेशतर जगहों पे, यानी हमारे टाउन के अंदर भी बेशतर ये OZT ये आती ही तरक्याती फ़ंड नहीं कहते इसको। KMC का प्रॉब्लम ये है कि KMC के अंदर जो बजट नेमतुल्ला खान साहब के वक्त में था और पाकिस्तानी रुपीज़ में आज भी वही बजट है तकरीबन, और नजमी भाई तो उस वक्त उस हाउस का हिस्सा थे जिसमें नेमतुल्ला खान साहब यहाँ पे नाज़िम कराची थे। अगर उसको डॉलर में कन्वर्ट किया जाए, 800 मिलियन डॉलर नेमतुल्ला खान साहब के वक्त में KMC का बजट था, और अभी इस 2025 में जो KMC का बजट है 200 मिलियन डॉलर है। ठीक है, तो ये इस मिलियन डॉलर जो इन्होंने लेने थे
वो तो सूबाई हुकूमत से लेने थे 18वीं तरमीम के बाद, जी ये नहीं ले सके। अब ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए टाउन चेयरमैन के ऊपर, मैं एक बहुत सीधी सी बात है, सारे कराची को मालूम है कि सेवरेज की लाइन अगर कहीं ख़राब है, कहीं भरी हुई है, कहीं जाम है, कहीं पाइप टूटा हुआ है, पानी कहीं नहीं आ रहा है, इसका डोमेन किसके पास है? कराची वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन का, मेयर के पास है ना। 18वीं तरमीम के बाद में डिवॉल्व ही नहीं किया जी। इसको, ये भी डिवॉल्व नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी डिवॉल्व नहीं किए, और ओजीटी तो मैंने बता दिया और आपको। उसके साथ साथ आपको मालूम होगा कि ये रिपोर्ट भी सामने आई है बड़ी वाज़ेह तौर पे कि एनएफसी के तहत आबादी के हवाले से जो पैसा सिंध गवर्नमेंट को मिलता है उसके हिसाब से भी चले वो आबादी मान भी लेंगे कि कम जो है वो आ रही है सही, सामने। अपनी गवर्नमेंट लेकिन अपनी गवर्नमेंट के अंदर जो कराची को उसका हिस्सा मिलना चाहिए था वो हिस्सा भी नहीं मिला। नहीं, वो नहीं मिला, उसमें तो मिला ही नहीं मिला जो 18वीं तरमीम से इनको जी। फेडरल ट्रांसफ़र होता है। एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस होता है IDC, ये मुसलसल ले रहे हैं, लेकिन ये सूबे के फंड में जाता है और वहाँ से कराची को मिलना था सिर्फ पिछले साल के 176 अरब रुपए हैं जी। वो कराची को मिलने थे डायरेक्ट, क्योंकि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करता है ना, ये जितना जो पोर्ट सिटी है जी। कराची पोर्ट सिटी है, इसको इस्तेमाल करना था। लेकिन हुआ ये कि 176 के 76, अब इस दफ़ा 200 अरब रुपए होंगे वो, जो इनका तखमीना है। लेकिन इन्होंने मांगने किससे हैं? KMC में जो भी मेयर बैठा है, जिस तरह भी बैठा, मांगने तो सूबाई हुकूमत से हैं जी। क्योंकि सूबे के अकाउंट में जा। अब ये उससे भी नहीं मांग रहे हैं। यानी मुझे ऐसा लगता है कि या तो इनके अंदर की कोई इस तरह की सूरत हाल है और ये अपने ही मेयर को इस तरह कराची में लाने के बाद उसका फेलियर देखना चाहते हैं, तो ना दें पैसे। कराची आज अगर सफ़र कर रहा है तो सिर्फ इस वजह से कर रहा है कि कराची के इख्तियार नहीं मिल रहा। हम इस इख्तियार की बात कर रहे हैं मुसलसल, जी, मेयर के investment इख्तियार भी की हो बात भी कर रहे जी। हैं, टाउन के इख्तियार की बात भी कर रहे हैं, और UC चेयरमैन के इख्तियार और की बात कर बगैर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के मसला हल हो नहीं सकता, बगैर करप्शन के खात्मे के मसला हल नहीं हो सकता। दो ही चीज़ें हैं। रेहान साहब कि बगैर इन्वेस्टमेंट के भी मसला हल नहीं हो सकता और बगैर करप्शन के खात्मे के भी मसला हल नहीं हो सकता। ये हमने यानी इन्वेस्टमेंट डालनी भी है और जो करप्शन की तहत लीकेज होती है उसको भी रोकना है, ये दोनों चीज़ें करनी है। तो क्या रोल अदा कर रहे हैं सर असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, आपने बात सही की, करप्शन। अब प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि आप आइडेंटिफाई करते हो प्रॉब्लम्स की जड़ कहाँ से। अब जैसे आपने नजमी भाई से पूछा रेड लाइन का प्रोजेक्ट के बारे में, रेड लाइन का प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट ने सही प्लान किया, मैं बोलता हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आ गई कि आपने ठेका दे दिया, क्यों डिले क्यों हो रहा है? आपने ठेके दे दिए, ठेका जब दे दिया तो आपके जो कॉन्ट्रैक्टर है वो वापस आया कि आपने ठेका दे दिया, मैंने ठेका ले लिया, लेकिन हमारा सिर्फ रोड बनाने का ठेका है, उसमें जो जब हम खुदाई करेंगे तो जो लाइनें टूटेंगी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉब्लम होगा उसको रिपेयर करने का ठेका नहीं। अब यहाँ आप एक इम्पास में फंस गए, जो गवर्नमेंट भी फंस गई है, जो आपका वो ठेकेदार भी फंस गया, आगे नहीं बढ़ सकते हो। हाउ डू यू रिजॉल्व इट? आपके पास डिले चले जा रहा है और कुछ आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। इसमें ऑफ कोर्स एक्सपेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। करप्शन हो कहाँ रही है? आपकी प्लानिंग में नहीं हो रही। कराची स्टिल बीइंग प्लान प्रॉपर्ली। आपके कराची के मास्टर प्लान भी मौजूद है। आपके ये सिर्फ रेड लाइन नहीं है, आपकी 8 लाइनें पर्पल लाइन तक जाती है जो सोहराब रोड से लेके टावर तक जाएगी जी। प्लानिंग सही हो रही होती है। कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में आपके ब्यूरोक्रेसी में, एक हमारी असेंबली में आवाज़ उठी थी कि पॉलिटिशियंस तो सही कर रहे हैं, नीचे जो बाबू बैठे हुए हैं ना वो आपके पैसे खा जाते हैं। अब ये NKM ने आवाज़ उठाई थी, उनके लीडर ऑफ अपोजिशन ने, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। आपके लोकल बॉडी में भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। आपने जमात इस्लामी से पूछा भाई आप हिसाब किताब दो, जमात इस्लामी अगर 90 करोड़ का भी देगी तो 90 करोड़ लगे क्या है ये नहीं बता सकती, सामने बैठे हुए नहीं बता सकती। 30-40 करोड़ बीच में से कहीं ना कहीं इनको भी बता दिया इन्होंने यार, वो तो अब ऐसा ना बोले इनको, इन्होंने सब दिया है। नहीं इनके हिसाब से दिए, लेकिन देखिए तनख्वाहें जो है ना वो समझ में नहीं आता कि हर इदारे के अंदर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट देख लें, आप हेल्थ डिपार्टमेंट देख लें, आप कोई सा डिपार्टमेंट देख लें, बजट कम नहीं है, अरबों रुपए के बजट है हर जगह, ठीक है। और जब हम उनसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि जनाब ये 80% तनख्वाह में जा रहा है। नहीं तो खाली 80% तनख्वाह में नहीं है रिजवान भाई, मैं आपको बता दूं, आपके अगर 30 लाख की डेवलपमेंट फाइल है ना लोकल बॉडी की, मैं लकी हूँ मैं नहीं हूँ, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं लोकल बॉडी के,
आपके 30 लाख रुपए की फाइल है, वो 30 लाख रुपए का काम नहीं होता, उसमें मुश्किल से 15-18 लाख का काम हो गया तो हम सोचेंगे बहुत बड़ा तीर मार दिया। जमात इस्लामी के शायद एरिया में 20 लाख का हो जाता होगा। जी जी बिल्कुल। तो आप फंसते हो, मैं ये नहीं बोला करप्शन से इनके पैसे जाते हैं। देखिए लेट्स बी वेरी ये हर क्लियर, सूबे के अलग रेट है, हर इलाके हर टाउन के अलग रेट। हर टाउन हमारे ज्यादा थोड़ा कम है, डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हर सूबे के डिफरेंस है। देखिए, बलूचिस्तान में अलग कहानी है, बिल्कुल। डेवलपमेंट में कितना खर्च होता है, सिंध की अलग कहानी है, केपीके की अलग है, पंजाब की अलग है। बट रिजवान भाई यू आर वेरी एक्यूरेट। आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है कि आप नक्शा बदल दो कराची का और सिंध का, आपके पास पैसा है। कराची का जो उसका जो हक बनता है पैसे वो का, आप दे दो। हालांकि आबादी भी जारी बात है, जो आबादी है वो सेंसस में नहीं ली गई, लेकिन जितनी ली गई है उस हिसाब से भी वो पैसा मिल जाए तो भी नक्शा बदल सकता है, तो भी चीजें हो सकती हैं। 60% मिल जाए आपका नक्शा बदल। नहीं 60% क्यों मिले भाई, जो हक है वो पूरा मिले। सर आप बताएं, सर आपको मैं न्यूट्रल समझ के यहाँ पे देख रहा हूँ, ना जमात इस्लामी, ना पीपल्स पार्टी, ना पीटीआई, ना एमक्यूएम, तो आप फरमाएं जनाब, आप क्या समझते हैं कि आगे का वे फॉरवर्ड क्या है? बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। मैं आपको कुछ इसमें बातें बताता हूँ, उससे पता चलेगा। एक वो पीपल्स पार्टी है जो हम गुज़िश्ता 17 साल से देख रहे हैं, जो जिसके पास गवर्नमेंट है कराची में भी। अच्छा, पीपल्स पार्टी के दो और अदवार भी हैं जो मेरा ख्याल है नई नस्ल की नज़रों से ओझल है, बल्कि शायद पीपल्स पार्टी भी उस पर बात नहीं करती है, तो उसका थोड़ा सा मवाजना करेंगे, फिर पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए, पहला पीपल्स पार्टी का दौर है जो कि भुट्टो साहब का था, पार्टी के बानी थे, चेयरमैन थे, प्राइम मिनिस्टर रहे, उनको फिर फांसी दी गई। अच्छा, उनका जो दौर था वो अगर आप उठाएं, मैं स्पेसिफिक सिर्फ कराची की बात करूंगा, 2-3 मैं प्रोजेक्ट्स बताऊंगा जो उस वक्त उन्होंने किए, मैं तो खैर पैदा भी नहीं हुआ था। एक लालू खेत आप जाते हैं, एक बड़ी सी बिल्डिंग आपको दिखाई देती है, सुपर मार्केट कहलाती है। आप सिर्फ इमेजिन करें कि 70s में उस दिहाई में इतनी ज़बरदस्त और बड़ी बिल्डिंग भुट्टो साहब ने बना के दी, कहाँ पे? लालू खेत में। ठीक है, यानी वो उसको कारोबारी हब बनना था। अच्छा, इसी तरह से आप क्लिफ्टन की तरफ आते हैं तो एक कैसीनो बना था, वो एतराज़ात और चीज़ें वो अलग पहलू है, लेकिन एक वो प्लान था, उनका प्रोजेक्ट था। फिर आप इधर नेशनल हाईवे की तरफ आते हैं तो आपको पता चलता है कि यार वहाँ पर स्टील मिल्स जो बनी थी सोवियत यूनियन के तावन से, वो भी भुट्टो साहब ने बनाई थी। और फिर इसी तरह से तालीमी इदारों की तरफ अगर आप आएँ तो अजीज़ाबाद, आप मुक्का चौक के पास एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल है, और ये वो स्कूल है जहाँ से हायर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ से बड़े बड़े लोग निकले और वो IBA और मेडिकल कॉलेजेस तक पहुँचे, पाकिस्तान से बाहर है। तो ये वो दौर। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम मिस कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो मिस कर रहे हैं ना, हाँ। कि कुछ चीज़ें बनाई तो, लेकिन जो चीज़ें पहले से बनी थी उन्हें नेशनलाइज करके तबाह भी कर दिया। वो एक अलग है। मैं स्पेसिफिक सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ कि क्या हुआ, ठीक है। हाँ, वो एक अलग डिबेट है कि क्या हुआ, मैं भी उसका हामी नहीं हूँ, उसका नाक़िद हूँ। फिर बीबी का दौर आता है जो कि 88 से लेके 96 तक 2 बार उनकी हुकूमत बनी, और इस दौरान मियाँ साहब की भी बनी, और फिर उस अरसे में वही कुछ होता रहा जो PTI के साथ हुआ। तो उन 2 अदवार को अगर मिला लें तो नजमी भाई मुझे क्लियर करेंगे, इस्लाह करेंगे, मेरा ख्याल है शायद बमुश्किल दोनों अदवार बीबी के मिला के शायद 5 साल या 4.5 साल बनते होंगे। लेकिन उस अरसे के दौरान भी कराची में जो काम हुआ वो ये हुआ था, एक कराची का सबसे बड़ा ब्रिज बना था जो आयशा मंजिल से लालू खेत 10 नंबर तक जाता था। ठीक, नीपा चौरंगी का ब्रिज बना, बलोच कॉलोनी का ब्रिज बना, अवामी मरकज़ बना। अच्छा, ये फिर दूसरा दौर है, और भी चीज़ें हुई होंगी, लियारी हॉस्पिटल बना, बाकी चीज़ें हुई। अब एक पीपल्स पार्टी का तीसरा दौर शुरू होता है जो कि 2008 से उसका आगाज़ होता है, और आज हम 2025 में। और ये बदकिस्मती की बात है कि इन 16-17 बरस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में एक भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं दे सकी या उसको मुकम्मल नहीं कर सकी। यानी ये जो ग्रीन लाइन है ये भी असल में मियाँ साहब का प्रोजेक्ट था जो कि खान साहब के दौर में मुकम्मल हुआ। पीपल्स पार्टी ने क्या दिया? तो पीपल्स पार्टी ने वाहिद इन 17 सालों में जो BRT का बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, और हुआ ये कि जब आप कोई काम नहीं करते हैं ना तो फिर आपकी सलाहियतें भी महदूद होती हैं, आपकी वो कॉम्पिटेंसी नहीं रहती है। तो अगर आप काम करते आ रहे होते हैं तो आप फिर बड़े प्रोजेक्ट भी निकाल लेते हैं। आज मैं सुबह सुन रहा था शर्जील मेमन साहब को, उन्होंने खुशखबरी सुनाई है कि कम से कम 2 साल लगेंगे। ठीक है, 2 साल के बाद ये रोड ठीक हो जाएगी, और वो एतराफ़ करते हैं कि बहुत सारे मसाइल की वजह से हम इसको ठीक नहीं कर सके। यूटिलिटीज़ का मसला आ रहा है, के इलेक्ट्रिक है, सुई गैस है, वाटर बोर्ड है। तो ये सारा जो होमवर्क ही पहले करने का था ना, तो वो उस वक्त शायद नहीं हुआ। तो उसका अब नतीजा ये है कि वो मामला अब लटक गया है। अब वो लटक गया है, अब ये समझ लें इसको, अब आप मुकद्दर समझ लें। यानी अब ये जो है ना, इसको या तो इसको बंद कर, यानी अब ये
अब रेड लाइन की बात, रेड लाइन जी, वो गले की हड्डी है, ना उगली जाए ना निगली लेकिन जाए। उम्मीद है, चलें यानी अभी वो भी- होगा, अभी भी- ये उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, लेकिन कितना फाइनेंस अरसा लगेगा ये हम अभी नहीं कह भी सकते। अभी भी चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। अभी भी अगर एक्शंस लिए जाएं, बजट्स के इशू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस के इश्यूज हैं, चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। जब तक चीज़ें बन रही हैं, अतराफ़ की सड़कों, अभी मैं आया हूँ, जो सीवरेज का पानी था, जो सड़कों का हाल था, अभी यानी वो रास्ता जो कि मुश्किल से मुझे 20-25 मिनट में कर लेना चाहिए था, मुझे 1 घंटा लगा अभी भी आते हुए, यहाँ आते हुए। तो सर ये अच्छा क्या रीज़न क्या होता है सर? हम जब जाते हैं, आप भी दुनिया में ट्रैवल करते होंगे, हम भी करते हैं, और सियासी जमातें तो खैर ज़्यादा करती हैं और रहती भी जाके, लंदन बहुत जाती हैं, आपको पता है, अमेरिका बहुत जाती हैं। चले हमको, मैं मवाजना नहीं करता कि उन मुल्कों से मैं मवाजना करूँ बहुत ज़्यादा, उनकी अलग कहानी है, हमारी अलग कहानी है, लेकिन हम क्या वजह, हमारे अंदर टेक्निकल लोगों की कमी है, हमारे अंदर गवर्नेंस की कमी है, नियतों का मसला है, या ऑब्जेक्टिव ही इलेक्शन का सिस्टम ऐसा बन गया है कि जनाब जितना पैसा लगाया है उससे ज़्यादा कमाने का टास्क पहले है, आवाम को डिलीवर्स करने का टास्क जो है बाद में है। तो असल चीज़ है कि हम फंस कहाँ रहे हैं सर? देखिए, उन्होंने बात की भुट्टो साहब के दौर की डेवलपमेंट की, अभी भी इस गवर्नमेंट में भी, जब बीबी के दौर में एक केएमसी को बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया था कि केएमसी जो मशीनरी मंगाएगी वो टैक्स फ्री हो। वो शायद 100 अरब से ऊपर का था कि मशीनरी जो टैक्स बनता था, जो ज़माने में फायर टेंडर, जो वॉल्वो की गाड़ियाँ आई, ये वो केएमसी को बीबी ने दिया था कि कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। वो बहुत बड़ा एक गिफ्ट था कराची के लिए कि वो आप जितनी मशीनरी मंगा लो उस पर टैक्स, गवर्नमेंट का कोई टैक्स नहीं होगा, ताकि केएमसी को स्ट्रेंथन करने का। और इसके अलावा आपने भी चंद ब्रिजेस की बात की, है प्रॉब्लम्स हैं सर मैंने आपने उनका जवाब दे दिया, मेरा जवाब भी दें कि हम फंस कहाँ रहे हैं। हम बुनियादी तौर पे इस जमहूरी निज़ाम की वजह से फंस रहे हैं, जमहूरी निज़ाम की वजह से, क्योंकि एक सिस्टम ऐसा बन गया है कि इसमें जो पैसे का रेल पेल हो गया है, जो इन्वेस्टमेंट हो गई है, उसकी वजह से फंस रहे हैं। चंद लोग जो हैं वो अपनी जागीर मुल्क को समझने लग गए हैं, इसलिए फंस रहे हैं कि जनाब हम निकालें। मतलब हम बुनियादी तौर पे, या हमारे अंदर अहलियत सलाहियत है ही नहीं किसी किस्म की। अगर पैसा भी आ जाए, चीज़ें भी आ जाए, तो किसी सियासी जमात के पास ऐसे लोग ही नहीं है ना, या नौजवान सियासत को ज्वाइन करना चाहते हैं कि भाई कोई क्वालिटी लोग किसी पार्टी में चले जाएं, कुछ डिलीवर कर लें। ये नौजवान जो सियासत को ज्वाइन नहीं करना चाह रहे, एक बड़ी प्री प्लान पाकिस्तान में पॉलिटिक्स को गंदा दिखाया गया, और ये काम शुरू हुआ ज़िया-उल-हक के दौर से। उस शख्स ने जो तबाह किया पाकिस्तान को, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि काश स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन हो जाए, लेकिन किसी वजह से नहीं वो हो पा रहे, ताकि नहीं, अब तो हो गया, अब तो सारा आपके अख्तियार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिल मंजूर हो गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं। पोशीदा लोग हैं जो नहीं अच्छा। फिर आपका प्रोग्राम कट रह जाएगा। वो उसी दौर में ये यूनियंस पे पाबंदी लगी और कोशिश की गई कि पॉलिटिकल लोगों को एक बुरे लोगों के तौर पे पेश किया जाए पाकिस्तान में। हाँ। ये चोर और डाकू बना के पेश किया गया, एक तस्वीर पेश की गई सियासी जमातों, पॉलिटिक्स को गंदा कर दिया उसने। हाँ। ठीक है, रियान साहब सुन रहे हैं ना आपकी बात? ये बात है कि उन्होंने पूरी पॉलिटिक्स को गंदा ट्रेनिंग दी गई हर जलसे में। ये 3 लोग हैं, जरदारी साहब, फजलुर रहमान साहब, शरीफ साहब, इनको चोर डाकू कहना है। हम एक साइड पे खड़ा कर देते हैं। इन सबको इनकी ब्रांडिंग बनानी है चोर डाकू की। अच्छा, और साथ के लोगों को अपनी पार्टी में ले लिया, वो साफ हो गए। और मैंने कहा कोई बच्ची नहीं, वॉशिंग इनकी मशीन ब्रांडिंग तो बनाई गई चोर डाकू की, लेकिन भाई आप खुद भी नहीं बच पाए। एक बात आप सही कह जब रहे हैं। आप सियासत का चेहरा गंदा करना चाहेंगे तो आप खुद भी उसका शिकार होंगे। फंड्स के इशू भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि फंड्स के इशू नहीं आते, फंड्स के भी इशू आते हैं आपके पास। अभी अब आप ये देख लें, जो अभी पंजाब में तबाही हुई है या केपीके में जो तबाही हुई है, ऑब्वियसली उनके जो दूसरे प्रोजेक्ट फ्लो हो जाएंगे, क्योंकि उनका पहला होगा कि उस जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया, केपीके हो या पंजाब हो, उनको उस तरफ तवज्जो देनी होगी। उससे आपके दूसरे डेवलपमेंट जो नॉर्मल थे वो रुकेंगे, बिल्कुल उनमें कमी आएगी। तो फंड्स की एक लिमिट है ना, ये तो नहीं, ये पंजाब को भी फेस करना पड़ेगा, केपीके को भी, कि इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर और गिलगित बल्तिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है इस दफा, इसको रिपेयर करने या सही करने में उनके साथ मुश्किलात आएंगी। जी पूरा बिल्कुल है। उनके जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं जो उनके जहन में होंगे वो रुकेंगे, ये होगा। यहाँ पर हमारे साथ भी सिंध में 1 दफ़ा से 2 दफ़ा सैलाब, हमने शदीद सैलाब
बर्दाश्त किए, उसके बाद उस सैलाब की तबाहकारियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने में आपका बड़ा पैसा खर्च होता है जी। जनाब। ऐसा नहीं होता कि आपने वो वैसे हो जाएगा। और जहाँ तक इन्होंने बात की मेरे दोस्त ने, जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी इत्तेफाक कराची के जो टाउन है ना, पीपल्स पार्टी के पास सारे गरीब टाउन, गरीब लोग आबादियों के टाउन है हमारे पास। अच्छा, हमारे पास किमारी टाउन है, हमारे पास बल्दिया है, औरंगी टाउन है, लियारी है, हमारे पास फिर सफूरा है, उससे आगे सोराब कोट है, मलीर के 3 टाउन हैं, ये कोरंगी का है, चनेसर कोट है। ये सब जो सबसे ज़्यादा पैसे वाले टाउन हैं वो हमारे जमात के इस्लामी के पास। सेंट्रल के 4 टाउन जहाँ प्रॉपर्टी टैक्स बहुत है, अब तो दे दिया गया है इनको जी। कि भाई टाउन के पास जा रहा है। अच्छा, जब इनके पास जिना टाउन है, गुलशन टाउन है, डांडी के कुछ टाउन हैं, इनके पास तो बड़े प्रॉफिटेबल टाउन हैं जिससे सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स जमा होता जी। है। हमारे पास अब क्योंकि 120 गज तक के प्लॉट पे नहीं है प्रॉपर्टी, जो अभी तक जमा होना शुरू नहीं हुआ है ना हाँ। प्रॉपर्टी टैक्स। अभी आपको पता है सर्वे चला है, लेना शुरू केएमसी है। चला रही है। नहीं भाई, मेरे घर पे सदर टाउन का आया है टैक्स का पेपर। सदर टाउन, एक सेकंड मेरे भाई, मेरे अपने 15% खाली। मैं तो अभी जो कलेक्शन हो रही है सिर्फ 15% भाई हो वो रही तो फिर है। टाउन अभी की सर्वे चल efficiency रहा पे है ना कि वो कितना, मैं अपने लेकिन घर का बता रहा एडवर्टाइजमेंट हूँ। है। एडवर्टाइजमेंट मेरे टैक्स घर पे टैक्स आया है। एडवर्टाइजमेंट टैक्स तो मिल रहा है जी जी Property नहीं, tax। बहुत नॉर्मल है वो देखिए, आप लोगों के पास प्रॉपर्टी टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स सबसे ज़्यादा रेट सदर टाउन पीटीआई के पास करोड़ों का है, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स सदर टाउन में बहुत है, लियारी वगैरह में, किमाड़ी में नहीं। अच्छा, दूसरा एक और इशू ये है कि कराची शहर में मेयर के पास अच्छा उसका भी है कि 106 सड़कें हमारे पास हैं जो जी। मेयर की जिम्मेदारी है। अगर वो खराब है तो वो मेयर रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर गलियां मोहल्ले खराब हैं तो दैट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टाउन। बिल्कुल, मैं भी देखें एक यूसी का चेयरमैन हूँ, अदर देन इसके मैं भी एक यूसी का चेयरमैन हूँ, तो मुझे पता है कि मेरी क्या लिमिटेशन है, टाउन की क्या है और केएमसी की क्या है। ठीक है। यूनियन काउंसिल में 12 लाख रुपए मिलते हैं, 5 लाख के करीब सैलरी होती है एवरेज, यही है। 7 लाख रुपए बचते हैं अगर आप उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें तो बहुत काम हो जाता है। ठीक है, मैं सवाल और की जाने टाउन पाता अगर हूँ अपने पैसे को अपने सही गली इस्तेमाल मोहल्ला, कर ले और इनकी पीछे से भी जिम्मेदारी है। इन्वेस्टमेंट, देखिए हमने कहा ना कि इन्वेस्टमेंट के बगैर आपको हल नहीं नहीं, है, investment शफाफियत चाहिए। के साथ इन्वेस्टमेंट चाहिए। ज़िया-उल-हक साहब की इन्होंने तस्करा किया और मुझे जो कुछ शिकायतें, उनमें से एक शिकायत पीपल्स पार्टी से ये बहुत बड़ी है कि स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी लगाई थी ज़िया-उल-हक साहब ने। कब, कौन से सन में लगाई थी? 84 में जी। आई थिंक, जी, जी। 84 में। उसके बाद जब आप उनके साथ थे, पता नहीं, हम थे नहीं थे, लेकिन अब हम आपके साथ नहीं हैं। लेकिन थे आपकी कैबिनेट। अभी कितनी दफ़ा इनकी वफाकी हुकूमत बन चुकी है, हाँ, कितनी दफ़ा इनकी सूबाई हुकूमत बन चुकी है, लेकिन ये सूबाई असम्बली में मेरी करारदाद को इसलिए बिल्डोज कर देते हैं ये कह के कि हमने 2022 में एक ऐलान तो कर दिया हमने। अच्छा, ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इलेक्शन कहाँ हो रहे हैं? अच्छा, इसी दौरान क्या हो रहा है, दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 साल पहले भी एक स्टूडेंट को सिर्फ इसलिए उसको रेस्ट्रिकेट कर देगा कि वो तलबा सियासत के अंदर हिस्सा लेता है। अभी 2 हफ्ते पहले तकरीबन 6 स्टूडेंट को इसलिए रेस्ट्रिकेट कर दिया, उनके एडमिशन कैंसिल कर रहे हैं, उनके मुस्तकबिल से खेल रहे हैं, इसलिए कि वो तलबा सियासत करते हैं। ये तलबा सियासत ही है ना कि आज इस्लामी जमीयत तलबा ने ये देखें ये गुलदस्ता सजाया है। कोई सियासी जमात है ऐसी इस मुल्क की? मैं जमात इस्लामी का नाम भी लेता हूँ कि वो भी अपने स्टेज पे कभी पीपल्स पार्टी को इस तरह से, पीटीआई को और इस तरह से न्यूट्रल नहीं, लेकिन स्टूडेंट तंजीम है, उसने यहाँ बुलाया नहीं है खाली, बल्कि प्रोग्राम कर रहे हैं। इस तलबा सियासत पे हम पाबंदी लगाते हैं और हमारी जमहूरी कुव्वतें खामोश हैं इसके ऊपर, उनका साथ दे रही हैं। जुल्फ़िकार उसकी ज़िया-उल-हक की लेगेसी को अगर कोई लेके चल रहा है ना स्टूडेंट तलबा की पाबंदी पे, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है और पीटीआई से भी मुझे शिकायत है कि वो भी मौजूद है, लेकिन इस काम को नहीं कर सके। मुझे तो जमात इस्लामी से भी शिकायत है, एमएमए में जब थे इसको बहाल नहीं कर सके, केपीके में उनकी हुकूमत थी, मैं उस वक्त इस्लामी जमीयत तलबा में था, उस वक्त उनको इलेक्शन करने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं करा सके। जो बात है वो है, ये है वो नर्सरी, यहाँ से वो लोग आएंगे
तो ना वडेरा आएगा, ना जागीरदार आएगा, ना सरमायादार आएगा, नीचे से जिस तरह मैं यहाँ बैठा हूँ, जमात इस्लामी ने मौका दिया है, नीचे से लोग आएंगे, सुबह असम्बली के अंदर भी आएंगे, मिनिस्टर भी बनेंगे। पीपल्स पार्टी इस रास्ते में रुकावट है, ये बात मान लेनी चाहिए। जामिया कराची जो एक सरकारी और मुतवस्सित तबके की जामिया है, लेकिन इसकी हम फ़ीसिस की बात करते हैं तो उसकी फ़ीसिस जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बराबर हो चुकी हैं। मैं अगर बात करूं, मेरा खुद ताल्लुक़ UIT डिपार्टमेंट से, इस वक्त उसकी फ़ीस 1 लाख से तजावुज़ कर चुकी है, लेकिन 2020 के अंदर और 21 के अंदर इसकी फ़ीस 50,000 रुपये होती थी। लेकिन अगर हम इसके साथ सहूलियात की बात करें तो जामिया कराची के अंदर सहूलियात ना होने के बराबर हैं। और यही मामला है कि अभी कुछ देर पहले ये बात आ रही थी कि तलबा सियासत के अंदर क्यों नहीं आ पाते। तो मामला ये है कि जब तलबा के लिए ना तो तालीमी सहूलियात मैसर होंगी, ना तो उनके लिए आगे जॉब के मौके मौजूद होंगे, तो वो तलबा किस तरीके से सियासत का हिस्सा बन सकें। तो जब वो अपनी बुनियादी सहूलियात को पूरा नहीं कर सकते, उसको पूरा नहीं कर सकते। पब्लिक यूनिवर्सिटी वैसी कराची में नहीं है, और अगर ये इतनी तारीखी पब्लिक यूनिवर्सिटी मौजूद है तो इसमें इसका बोझ बच्चों पे नहीं डालना चाहिए, पेरेंट्स पे नहीं डालना चाहिए कि इतनी ज़्यादा फीस बढ़ा दी गई है। इसका तो एक मेरिट होना चाहिए, उस मेरिट की बुनियाद के ऊपर जो है यहाँ पे एडमिशन हो और रियासत जो है वो ओन करे बच्चों को। जब हम स्टूडेंट थे तो बहुत प्रेशर होता था। कराची यूनिवर्सिटी एक ही यूनिवर्सिटी थी, अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत खुल गई हैं, तो लड़का अगर यहाँ पर जितनी फीस देगा वो कह रहा है मैं घर के पास एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चला जाऊँ, कराची यूनिवर्सिटी से दूर क्यों आऊँ। ये है इशू और इसको सॉल्व होना चाहिए कि ये जो तालीम के ऊपर आप इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं पैसे, ये लोगों की दस्तरस से निकल रहे हैं। बिल्कुल, तालीम जो है वो हाथ से निकल गई है, स्कूल लेवल पे तो बिल्कुल निकल गई है, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे कम से कम होनी चाहिए कि मेरिट पर हो, कोई मेरिट कहीं को सरवाइव करे ना। जी प्लीज़। स्टूडेंट जो यूनियन है उसके ऊपर पाबंदी लग गई, और फिर आपने ये भी कहा कि स्टूडेंट ये होते थे जो मुल्क की खिदमत करते थे और इसका नाम बना लेते थे। बदकिस्मती के साथ तलबा यूनियन के अंदर पाबंदी तो लग गई, मगर ये जब बिल मंजूर हो गया, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने पिछली दफ़ा कहीं स्टेटमेंट दे दिए, मगर गवर्नमेंट सिंध के अंदर अगर मैं बात करूँ तो पीपल पार्टी गवर्नमेंट है, मगर वो तलबा यूनियन के ऊपर बात नहीं कर रही है। ये सिर्फ दिखाने का नक्शा होता है कि इन आवाम को, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। मगर ये वडेरा सिस्टम या सरदार सिस्टम या चौधरी सिस्टम है, वो क्यों नहीं चाहता कि ये जो गरीब लोग हैं, जो नीचे सत्ता से बच्चा एक मेहनत करता है, अपनी तमाम मजबूरियाँ, अपनी अमली ज़िंदगी हो, वो तालिब इल्मी की ज़िंदगी इतनी मुश्किलात के बावजूद भी वो क्यों नहीं उसका हिस्सा बन सकता है सियासत का। अगर वो सियासत का हिस्सा बनना चाहता है तो यही वडेरा निज़ाम, यही सरदारा निज़ाम उसे क्यों मार देता है। मैंने खुद भी पॉलिटिक्स में आया हूँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से। मैं पहले NSF में होता था, फिर PSF में गया, और उसके बाद हमने सारी पॉलिटिक्स की, स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हुए मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मेरी भी ख्वाहिश ये है कि स्टूडेंट हो, क्योंकि अब हमारे पास जो मिडिल क्लास लीडरशिप नहीं आ रही है। वरना आप अभी देखें कि जैसे सेनेटर मसरूर हसन है, वो भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स करके आए थे। बहुत नाम है, नाम तो बहुत सारे, माजी के तो नाम बहुत मिल जाएंगे, हाँ, लेकिन अब जो है लेकिन नहीं हो सका। इसी शहर में स्टूडेंट लीडरों को सूबा बदर किया गया था, अगर आप याद रखें जी। मिराज मोहम्मद खान साहब और ये बड़े नाम थे अपने दौर के। तो हमारे कुछ कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि जो डेमोक्रेसी को या जमहूरियत से जिनको डर लगता है, जो बार बार इसको तोड़ देती है, कि किसी तरह ये। अच्छा देखिए, दो तरीके लीडरशिप लाने के नहीं, एक तो ये स्टूडेंट यूनियंस हैं और दूसरी लोकल गवर्नमेंट है। इन दोनों जगह से नई क़यादत आती है, और ये जो बड़ी सियासी जमातें हैं ना, ये इन दोनों चीज़ों के खिलाफ रही हैं। जब बहुत ही डंडा पड़ता है, हथौड़ा पड़ता है, तो फिर ये लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात कराते हैं, वरना वो भी नहीं कराते। तो ये दोनों नर्सरियाँ बंद हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर। अदालतों के फैसलों पे होता है। वही मैंने कहा ना, डंडा पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल ये है कि 2018 से अभी तक कराची यूनिवर्सिटी में कोई परमानेंट टीचर की अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, जिसकी वजह से 7 साल से जो टीचर्स रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह पूरी करने के लिए कोई बंदा नहीं आ सका। हम तो नहीं देखते कि जमात इस्लामी भी कोई काम कर रही है, PTI भी कोई काम कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कोई काम कर रही है, या नून लीग भी कोई काम कर रही है। हम जो है वो सिर्फ जो है बस शिकार हैं कि कौन सी पार्टी सही है। हमें आज तक कोई जवाब नहीं मिल सका। जामिया कराची के लिए कोई पार्टी काम मौजूद नहीं कर रही। आप आगे बढ़ो नौजवान, आप अपनी पार्टी लाओ ना।